हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10th की स्टडी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 को। क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण है। हम इस चैप्टर के पूरे डिटेल्ड नोट्स की स्टडी करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th में अगर हम देखते हैं पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर यहाँ पर आता है साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण में सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नए गुण के साथ नहीं बनता है। अगर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके गुण परिवर्तित नहीं होते, तो ऐसे परिवर्तन को आप भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, उसको आप भौतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोम का पिघलना, तो जब मोम को पिघलाया जाता है तो वहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो पहले भी मोम होता है, बाद में पिघलने के बाद भी मोम ही रहता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं चीनी या नमक का जल में घुलना। जब चीनी या नमक को जल में घोला जाता है तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ चीनी या नमक जल में घुल जाते हैं। इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल यहाँ पे देखें, बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ के पिघलने पर भी क्या होता है, वही पदार्थ पहले रहता है। पहले भी जल H2O रहता है और बाद में भी वो बर्फ H2O के रूप में ही रहता है, सिर्फ उसकी अवस्था परिवर्तित होती है। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर जल से वाष्प का बनना। जल से वाष्प का बनना जो है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसके अलावा अगर आप किसी कागज को फाड़ देते हैं तो वो फाड़ने से पहले भी क्या होता है, तो भी कागज होता है, और फाड़ने के बाद तो भी कागज होता है। इसी तरीके से आप लकड़ी को काट दें तो वो भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा, क्योंकि काटने से पहले भी वो लकड़ी थी, काटने के बाद भी वो लकड़ी ही मानी होती है। तो ऐसे परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उनको आप भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नए गुण के साथ बन जाता है। अगर कोई परिवर्तन ऐसा हो कि उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो और उसके गुण जो है वो भी पहले से अलग हो जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, अभिक्रिया के पश्चात एक नया पदार्थ बनकर आएगा जिसके गुण जो आपने स्टार्टिंग में लिया था पदार्थ, उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नए गुणों के साथ में बन जाता है, उसको आप रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया है भोजन का पचना। भोजन का पचना जो है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन का पाचन होने के बाद एक नया पदार्थ वहां पर बन जाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है दूध का दही बनना। दूध के दही बनने पर क्या होता है, उसमें खट्टापन बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि उसके गुण परिवर्तित हो जाता है। पहले से उसका अलग गुण हो जाता है। तो जहां पर नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ, उसको ही रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसी तरीके से लोहे पर जंग का लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा पहले आयरन होता है, जब जंग लग जाती है तो जंग जो होती है वो आयरन का ऑक्साइड होती है, तो वहां पर नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ में। इसी तरीके से आप कागज को या लकड़ी को जला दें तो जलाने पर जो होगा वो भी रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगा, क्योंकि वहां पर नया पदार्थ बन जाता है। ये लकड़ी को अगर आप जलाएं तो लकड़ी को जलाने पर क्या होगा, एक नया पदार्थ बन जाता है, कोयला बन जाता है, तो वो क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसे आप रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, मतलब कि परमाणु जो है वो आपस में दोबारा से अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, तो तब रासायनिक अभिक्रिया वहां पर होती है। कोई नया परमाणु नहीं बनता है, पदार्थ नया बनता है, याद रखेंगे।
इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं हम यहाँ पर अभिकारक। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ आप लेते हैं, जिन पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। तो अभिकारक को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अभिकारक ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको आप अभिकारक कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन में जला रहे थे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिसमें आपने इसका उपयोग किया है वो अभिकारक होंगे, और जो चीज बनकर आती है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो अगली हेडिंग हमारी यहाँ पर उत्पाद ही है। उत्पाद में कहा है रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ को आप उत्पाद कहते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर जो चीज वहां पर नई बनेगी, जो पदार्थ नया बनेगा, उसे आप उत्पाद कहते हैं। अभिकारक तो ऐसे पदार्थ होगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो जो पदार्थ आप लेंगे उनको तो आप अभिकारक कहेंगे, और जो पदार्थ बनकर आता है उसको कहा जाता है उत्पाद। तो उत्पाद ऐसे पदार्थ होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, उनको उत्पाद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है देखते हैं। जब यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम एक ठोस अवस्था में होता है जो कि सिल्वरी कलर का होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो सफेद रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है। तो इनके गुण क्या होते हैं, पहले से अलग हो जाते हैं। तो एक रासायनिक परिवर्तन ही है। अब इसमें ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जबकि ये जो यहाँ पर पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये उत्पाद होगा। तो उत्पाद को आप राइट साइड में लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं, जबकि अभिकारक को जो होगा वो बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास इधर ये अभिकारक है और ये वाला उत्पाद हो जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अधिकतर बनकर आता है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है जब भी आप मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर बन जाता है कि आप जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बना लिया था, और ये उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जलने में हेल्प नहीं करती, मतलब कि जलती नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाना होता है। जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा देंगे फिर मैग्नीशियम आसानी से जल जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा दोबारा से। तो वही यहाँ पर लिखा है कि मैं हवा में जलाने से पहले क्या करते हैं आप, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर मतलब कि रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि यह मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत को हटाने में सहायक होता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर कार्बोनेट लिखा गया, ये ऑक्साइड की परत होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत होती है उसको हटाने के लिए आप उसको मैग्नीशियम को पहले रेगमाल से सैंड पेपर से उसको साफ किया जाता है, उसके बाद वो अभिक्रिया कर लेता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में यहाँ पर Mg और O2 अभिकारक है और MgO जो है वो उत्पाद है। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में बनकर आते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमने यहाँ पर लिया है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं या रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण के तौर पर यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कुछ बिंदुओं द्वारा पहचानी जा सकती है, कुछ विशेषताओं के द्वारा पहचानी जा सकती है, जिसमें पहला है गैस का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है वो गैस के बनने से पहचानी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया की बात करें, तो जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस के बनने से ही अभिक्रिया पहचानी जाती है। जैसे यहाँ पर समीकरण लिखिए, ये Zn की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 से,
तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाता है, साथ साथ क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब ये हाइड्रोजन गैस बनती है तो क्या होते हैं, वहां पर बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई भी दे रहा है। जब भी आप जिंक धातु की अभिक्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस के बनने से आप अभिक्रिया को पहचान लेंगे। तो ये इसका एक लक्षण हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट यहाँ पर हमने लिया है रंग में परिवर्तन। मीन ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रंग के परिवर्तन से पहचानी जाती है। मीन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग बदल जाता है। मीन जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, आप किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाएंगे तो अगर उसमें रंग परिवर्तित हो जाए तो भी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मतलब कि आप रंग के परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रियाओं का होना पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि जब आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो अभिक्रिया होने पर कॉपर सल्फेट से क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और उसका रंग जो है वो नीले से क्या होता है, हरा हो जाता है। जनरली अगर हम देखते हैं तो ये कॉपर सल्फेट है जिसका रंग नीला होता है, और जब आप इसमें आयरन मिलाते हैं तो आयरन मिलाने पर एक तो बन जाएगा आयरन सल्फेट, साथ में बनेगा कॉपर। ये जो आयरन सल्फेट हमने यहाँ पर लिया है, इस आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा और इस कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो जो विलयन का रंग है वो नीले से हरा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर बनकर आता है कि क्या होगा जब आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बनेगा। मीन जो आयरन होगा वो कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर देता है, हटा देता है कॉपर को, खुद उसकी जगह पर जाके जुड़ जाता है, कॉपर मुक्त होगा। आयरन सल्फेट के बनने की वजह से विलयन का रंग जो होगा वो हरा हो जाएगा, मतलब कि नीले से हरा परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख भी रहा है, यहाँ पर जो रंग है वो पहले नीला था, उसके बाद वो हरा होता हुआ दिखाया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से पहचानी जाएगी। मीन जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पर क्या होगा, अवस्थाएं परिवर्तित हो जाएगी। अवस्थाएं का परिवर्तित होने का मतलब है ठोस से द्रव, गैस। मीन ये अवस्थाएं जो ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल में इसके कि कहा है मोमबत्ती के मोम की दहन प्रक्रिया में जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं, उसका मोम जलाते हैं, तो उसका जो ठोस पदार्थ है वो क्या होता है, तरल और गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ क्या होगा, जो मोम ठोस होती है वो तरल में, मतलब कि द्रव में, साथ साथ गैस में परिवर्तित होती है। कैसे देखते हैं, कहा है मोम तो एक ठोस होता है। जनरली मोम क्या होता है, ठोस के रूप में होता है। जब आप मोम को जलाते हैं तो क्या बनता है, एक तो पानी बनता है, और पानी क्या है, एक तरल है, मतलब कि द्रव अवस्था में। और साथ साथ मोम के जलाने से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो पहले तो ये ठोस था, ठोस से क्या बन रहा है, एक तो जल बन रहा है जो कि द्रव है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जो कि गैस है। तो ये पहले ठोस था, ठोस से परिवर्तित हो रहा है द्रव में, और किसमें, गैस में भी परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ जो कि भौतिक परिवर्तन के द्वारा पहचानी जाती है, मतलब कि उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है भौतिक अवस्था में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है तापमान में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो कि ताप के परिवर्तन से पहचानी जाएगी। मीन वहां पर क्या होगा, ताप में परिवर्तन होने लगेगा। जैसे जब आप बुझे हुए चूने के लिए क्या करते हैं, बुझे हुए चूने को पानी में मिलाते हैं, सॉरी इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है इसके गुणों का ताप में परिवर्तन। मीन रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं में एक विशेषता और होती है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ताप के परिवर्तन के द्वारा भी पहचानी जाती है। मीन कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होंगी जिसमें ताप परिवर्तित हो जाएगा, या तो ताप बढ़ जाता है या फिर ताप कम हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, हमने यहाँ पर लिया है बुझे हुए
आप बुझा हुआ चूना बनाते हैं, तो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए क्या करते हैं, बिना बुझे हुए चूने को पानी के साथ मिलाया जाता है। तो जब भी बिना बुझे चूने को पानी के साथ मिलाते हैं, तो चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं तो वहां पर अभिक्रिया होनी प्रारंभ होती है, आप सभी ने देखा होगा। और वो क्या होता है, गर्म होना प्रारंभ हो जाता है, तो वहां पर ताप बढ़ जाता है। तो जब भी आप बिना बुझे चूने को पानी के साथ मिलाते हैं तो उसकी होने वाली अभिक्रिया जो है वो ताप में परिवर्तन, मतलब कि ताप में वृद्धि से पहचानी जाती है। मीन जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ साथ ऊर्जा बनेगी। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो जब भी चूने को मिलाते हैं तो यहाँ पर चूने को पानी में मिलाकर दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा, मीन उसमें ऊष्मा जो होगी वो काफी बनने लगेगी, ताप परिवर्तित होगा, ताप बढ़ेगा और बीकर गर्म हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिया है। जब आप जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो उसकी अभिक्रिया में भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो बनती है, साथ साथ वहां पर ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। जब आप इस अभिक्रिया को कराते हैं तो इस स्थिति में भी जो हमारा बीकर होता है वो गर्म होने लगता है। तो साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बन रही है और साथ साथ ताप भी गर्म, नहीं उसका जो ताप है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप के परिवर्तन से ही पहचानी जाती है। इसके अलावा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का निर्माण, ये इसका अगली विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि अवक्षेप के बनने से पहचानी जाएगी। मीन उसमें क्या होगा, अवक्षेप बनकर आएगा। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक ऐसा अर्धठोस होता है, एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो कि विलायक में अघुलनशील होता है, मतलब कि विलायक में घुलता नहीं है। मीन विलायक में ना घुलने वाले ठोस पदार्थ को आप अवक्षेप कह सकते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो अवक्षेप के बनने से पहचानी जाएगी, जैसे हमने यहाँ पर लिया है। जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, मीन सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम क्लोराइड को साथ में मिलाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बन जाता है। मीन आप जब दोनों के विलयन को मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम क्लोराइड को, दोनों ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि पानी हो, लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो विलयन होगा उसमें सफेद अवक्षेप बनता हुआ दिखाई देगा। ये इसकी अभिक्रिया होगी। बेरियम क्लोराइड को जब भी आप सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो पहले बनता है यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है और साथ साथ बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बेरियम सल्फेट जो होगा ये सफेद रंग का अवक्षेप होगा, इसका रंग जरूर याद रखेंगे आप। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होगी जहां पर एक से अधिक प्रकार की विशेषताएं दिखाई देती है, मतलब कि जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं अब तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ताप में भी परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो सकती है। तो ये कुछ इसके विशेषताएं थी रासायनिक अभिक्रिया की, कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं और किसकी विशेषताओं से पहचानी जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमने यहां पर लिया है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, अभी तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ हमने लिए हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इनको सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करें। मीन कार्बन को कार्बन न लिख के आप सी लिखें, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन न लिख के आप उसको O2 लिखा जाए, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड न लिख के CaO लिख दे। मीन अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र, उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने की जो विधि है ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है रासायनिक समीकरण की परिभाषा में, वह समीकरण जो रासायनिक अभिक्रियाओं को, उसमें उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीक तथा अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करती है, ऐसी समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। मीन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो उसमें पदार्थ है उनके प्रतीक और अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब भी आप कोई रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को आप क्या करेंगे, बाईं ओर लिखेंगे और जितने भी उत्पाद होते हैं उनको दाईं ओर लिखा जाता है। इनके बीच में एक तीर का निशान बना लिया जाता है जिसकी दिशा जो होगी वो उत्पाद की तरफ दिखाई जाती है। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, जब आप हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है, वहां पर जल बनता है, पानी बनता है। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसकी शब्द समीकरण तो ये होगी कि आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और क्या बना लिया, जल बना लिया।
लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होगी? रासायनिक समीकरण में हमने इसका हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखा H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा O2 और जल का फॉर्मूला लिखा H2। तो अगर आप किसी रासायनिक समीकरण को उनके सूत्र, उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो वो कहलाएगी रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण जितनी भी हैं उनको आप दो भागों में बांट सकते हैं। रासायनिक समीकरणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो संतुलित और दूसरी असंतुलित। अब ये क्या चीज है? संतुलित और असंतुलित। संतुलित जहां पर दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी उसको संतुलित कहा जाएगा, और जब दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो उसको असंतुलित कहा जाएगा। तो पहले असंतुलित देखते हैं। असंतुलित को आप कंकाली रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। अब ये क्या है, कैसे समझते हैं, देखते हैं परिभाषा को। कहा है यदि अभिकारकों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है, मतलब कि जो अभिकारक है उसमें जो तत्व उपस्थित है उनके परमाणु की संख्या और जो उत्पाद है उसमें जो तत्व है उनके परमाणु की संख्या अगर बराबर ना हो, अगर ये बराबर नहीं होती है तो आप इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ पर जो है परमाणु वो संतुलित नहीं है, मतलब दोनों साइड में बराबर बराबर नहीं है। तो ये जो समीकरण है हमारी, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जहां पर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती दोनों ओर, उसको आप असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर। अब संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ क्या होगा, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर बराबर होगी। तो परिभाषा में भी हमने यहाँ पर लिख लिया है कि वह समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या है, वो बराबर बराबर होती है, उससे आप क्या कह सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। मीन अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही सभी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर बराबर हो, तो ऐसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीशियम है Mg, तो Mg के परमाणु की संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Mg कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और जो ऑक्सीजन यहाँ पर होंगे वो भी क्या है 2, क्योंकि जो शुरू वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये शुरू में जो नंबर है इसकी गुणा पूरे आगे तक मानी जाएगी। तो यहाँ पर यह संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका आगे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी बनकर आ जाता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर कुछ हाईलाइट करके लिखा है, जब भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना हो तो हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। और जब भी आपको इस नियम का पालन करना हो तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या जो है वो बराबर की जाती है, मतलब कि इसी के कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित क्यों करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी जहां पर दोनों तरफ, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या बराबर हो तत्व के, उनको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और संतुलन करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जा सके। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है और जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो दोनों बराबर होते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 की वीडियो देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी का जो इसका पार्ट है, मीन आगे के जो टॉपिक है, वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर भी करें।